नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहली बड़ी खबर जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई है। बिलासपुर में गेवरा मेमू ट्रेन मंगलवार को मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में अब तक 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों ने बोगियों को काटकर शवों और घायलों को बाहर निकाला। हादसे में मरने वालों में ज्यादातर बिलासपुर के रहने वाले हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगला अपडेट आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से जुड़ी हुई है, जहां महागठबंधन के भीतर दोस्ताना लड़ाई ने सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। 11 सीटों पर सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं, जिनमें 5 सीटें पहले चरण की हैं। नालंदा की बिहार शरीफ, वैशाली, बेगूसराय की बछवाड़ा, खगड़िया की बेलदौर और वैशाली की सीट पर कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों में सीधी टक्कर है। दरभंगा की गौरा बौराम सीट पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस लेकर आरजेडी बागी को समर्थन दिया है। इस अंदरूनी मतभेद का सीधा फायदा एनडीए को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां सल्फास दवा से निकली जहरीली फॉस्फीन गैस ने एक परिवार पर कहर ढा दिया। सेनापति गार्डन इलाके में रखे गेहूं की बोरियों में कीड़े मारने के लिए रखी गई सल्फास नमी से प्रतिक्रिया कर गैस में बदल गई, जो कूलर की हवा से पूरे कमरे में फैल गई। इस हादसे में 4 वर्ष के बेटे वैभव और 15 वर्ष की बेटी क्षमा की मौत हो गई, जबकि माता पिता आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा है और परिजन मकान मालिक पर हत्या की एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, जो बिहार की राजनीति में लालू परिवार की सियासी दूरी से जुड़ी हुई है। पटना एयरपोर्ट पर चुनावी माहौल के बीच लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए, लेकिन दोनों के बीच एक शब्द तक का आदान प्रदान नहीं हुआ। तेज प्रताप एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री दुकान में बंडी खरीद रहे थे, तभी वहां मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह अनदेखा किया। यह घटना लालू परिवार की राजनीतिक दरार की नई झलक मानी जा रही है। जानकारों का कहना है कि भाई बनाम भाई की यह खामोशी चुनावी मौसम में बड़ा संदेश देती है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है राजधानी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण और GRAP2 पाबंदियों से जुड़ी हुई खबर से। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है, लेकिन लोग अब भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अब तक 20,000 से ज्यादा चालान काटे हैं, जिनमें ज्यादातर ऐसे वाहन शामिल हैं जिनके पास वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था या उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। BS3 से नीचे के डीजल और पेट्रोल वाहनों की एंट्री दिल्ली में पूरी तरह बैन है। पुलिस ऐसे वाहनों को सीमाओं से ही लौटा रही है और लोगों से प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग की अपील कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली की नई शराब नीति की ओर। दिल्ली सरकार ने अब मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रीमियम शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इन इलाकों की सड़कें 24 मीटर से अधिक चौड़ी होनी चाहिए। ये पहली बार होगा जब औद्योगिक क्षेत्रों में शराब ठेके खुलेंगे। सरकार का उद्देश्य खरीदारों को बेहतर अनुभव देना और राजस्व बढ़ाना है। फिलहाल नीति 31 मार्च 2026 तक लागू है और नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर जल्द ही कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, जो आज के सोना चांदी के बदलते दामों से जुड़ी हुई है। कार्तिक पूर्णिमा पर निवेश करने वालों के लिए आज का दिन फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि 5 नवंबर को सोने के दाम में 880 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी में 500 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना 1,11,500, 24 कैरेट सोना 1,21,630 और 18 कैरेट सोना 91,260 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 1,50,500 रुपए चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की करते हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर प्रचार का शोर अब थम चुका है और 6 नवंबर को मतदाता 1,314 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में राघोपुर से तेजस्वी यादव, तारापुर से सम्राट चौधरी, महुआ से तेज प्रताप यादव, अलीनगर से मैथिली ठाकुर और छपरा से खेसारी लाल यादव जैसे दिग्गजों की साख दांव पर है। 4.25 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए 45,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बीच एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, जो पश्चिम बंगाल में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया और उसके विरोध से जुड़ी हुई है। मंगलवार को जैसे ही राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई,
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपने मंत्रियों और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर आईं। कोलकाता में अंबेडकर प्रतिमा से ठाकुरबाड़ी तक निकाले गए इस विशाल पैदल मार्च में हजारों लोग शामिल हुए। टीएमसी का कहना है कि 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाना गलत है और ये प्रक्रिया भाजपा के इशारे पर की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब देश भर के पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 की शुरुआत की है, जिससे बुजुर्ग पेंशनर्स अब घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा कर सकेंगे। 1 से 30 नवंबर तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। ये पहल 2000 जिलों में आयोजित होगी, जिसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ईपीएफओ, रेलवे, यूआईडीआई और अन्य मंत्रालय सहयोग कर रहे हैं। इस अभियान से वृद्ध, दिव्यांग और बीमार पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी और प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनेगी। चलिए आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं, जो राजधानी दिल्ली में पेयजल और सीवर की समस्या के समाधान से जुड़ा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने कुल 735 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिनसे 68 विधानसभा क्षेत्रों में पुरानी पाइपलाइनें बदली जाएंगी, सीवर लाइनों की मरम्मत होगी और नई जल आपूर्ति व्यवस्था तैयार की जाएगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि विधायक अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार इन कार्यों को प्राथमिकता देंगे। कई स्थानों पर काम शुरू हो चुका है। सभी प्रोजेक्ट्स को जियो टैग कर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि पारदर्शिता और समय पर काम सुनिश्चित हो सके। देखिए अगली बड़ी खबर, जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक बार तय की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा, जब तक उसमें कोई स्पष्ट लेखन या गणना संबंधी गलती न पाई जाए। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि 2 वर्ष बाद त्रुटि मिलने पर किसी भी कटौती से पहले विभाग की मंजूरी अनिवार्य होगी। सरकार के इस कदम से उन बुजुर्ग पेंशनर्स को राहत मिलेगी जिन्हें वर्षों बाद पेंशन घटाने या रिकवरी नोटिस की समस्या झेलनी पड़ती थी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, जो मध्य प्रदेश के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अक्टूबर माह में 3,61,856 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को कुल 4,66,00,000 रुपए की टाइम ऑफ डे छूट प्रदान की है। इनमें भोपाल के 11,653 उपभोक्ताओं को 24,09,000 रुपए की रियायत दी गई। कंपनी ने बताया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सोलर आवर्स यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली खपत पर 20% की छूट दी जा रही है, जिससे ऊर्जा की बचत और पारदर्शिता दोनों बढ़ रही है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, जो बीमा प्रीमियम और जीएसटी से जुड़ी हुई है। सरकार ने 22 सितंबर से हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी खत्म कर दिया, लेकिन ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिली। ज्यादातर बीमा कंपनियों ने प्रीमियम में 10 से 37% तक की बढ़ोतरी कर दी है। टाटा आईजी ने जहां पिछले साल 30,000 की पॉलिसी को अब 34,999 रुपए का कर दिया है, वहीं निवा बूपा ने भी अपने प्रीमियम में बढ़ोतरी की है। कंपनियां मेडिकल महंगाई और नए राइडर जोड़ने को वजह बता रही हैं। यानी जीएसटी घटने के बावजूद बीमा ग्राहकों की जेब पर पहले से ज्यादा बोझ बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और नजर डालते हैं दिल्ली की जहरीली हवा और चीन की ओर से मदद के प्रस्ताव पर। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में पड़ोसी देश चीन ने भारत की मदद करने की पेशकश की है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यूजिंग ने कहा कि चीन भी कभी गंभीर स्मॉग से जूझता था, लेकिन अब उसके आसमान नीले हैं और वह भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने को तैयार है। चीन ने साल 2013 में वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना शुरू की थी, जिससे वहां की हवा में भारी सुधार हुआ। चलिए अगली खबर देखिए, जो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और ननकाना साहिब यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां पाकिस्तान ने सिखों को तो प्रवेश दिया, लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं को रोक दिया। वाघा बॉर्डर पार कर चुके कई हिंदू तीर्थयात्रियों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने ननकाना साहिब जाने से मना कर दिया, जबकि सभी ने यात्रा के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। अधिकारियों ने साफ कहा कि बस में सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जाएगा जिनके दस्तावेजों में सिख लिखा है। इस फैसले से कई हिंदू परिवारों को वापस लौटना पड़ा, जिससे धार्मिक भेदभाव का मुद्दा फिर से उभर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और देखते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों से जुड़ा अपडेट। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर पाए गए, जबकि 19 लाख से ज्यादा बल्क वोट दर्ज हुए। राहुल ने कहा कि पोस्टल बैलेट और असली वोटों में बड़ा फर्क मिला और इसी वजह से कांग्रेस हारी। उन्होंने चेतावनी दी कि अब यही साजिश बिहार में भी दोहराई जा रही है। राहुल ने चुनाव आयोग पर झूठ बोलने और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, जो दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव से जुड़ा हुआ है।
दिल्ली के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण सूची जारी करने में देरी हो रही है। बताया जा रहा है कि 7 या 8 नवंबर तक उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। 10 नवंबर नामांकन की अंतिम तिथि है और 30 नवंबर को मतदान होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ये भाजपा की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा मानी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की ओर, जहां मुठभेड़ जारी है। बुधवार सुबह छतरू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ है, जिसे सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने जानकारी दी कि यह अभियान खुफिया इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था। मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकी शामिल बताए जा रहे हैं। इलाके की घेराबंदी कर सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़े महिलाओं के अधिकारों पर आधारित है। अक्सर बेटियों को यह पता नहीं होता कि उन्हें पीहर और ससुराल दोनों की संपत्ति में क्या अधिकार मिलते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बेटी को अब बेटे के समान अधिकार प्राप्त हैं। अगर पिता या मां की मृत्यु वसीयत के बिना होती है तो बेटी को भाई के बराबर संपत्ति का हिस्सा मिलता है। वहीं 9 सितंबर 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी जन्म से कोपार्टनर माना गया है, यानी उन्हें संयुक्त परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी, बंटवारे की मांग और HUF की कर्ता बनने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और नजर डालते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की ओर, जहां भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने इतिहास रच दिया है। वे न्यूयॉर्क सिटी के पहले भारतीय अमेरिकी मुस्लिम मेयर बन गए हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को करारी शिकस्त दी और कुल 94 लाख से अधिक वोट हासिल किए। यह चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर विचारधाराओं की टक्कर के रूप में देखा जा रहा था। दूसरी ओर वर्जीनिया में अबिगेल स्पैनबर्गर पहली महिला गवर्नर बनी, जबकि न्यू जर्सी में मिकी शेरिल ने जीत दर्ज की। इन नतीजों ने अमेरिका में डेमोक्रेट्स को नई ऊर्जा दी है। देखिए अगली बड़ी खबर, जो बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम से जुड़े बड़े विवाद से है, जहां टीम की तेज गेंदबाज जहानारा आलम ने कप्तान निगार सुल्ताना ज्योति पर जूनियर खिलाड़ियों को थप्पड़ मारने और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जहानारा ने दावा किया कि वर्ल्ड कप के दौरान भी जूनियर्स डर के माहौल में खेले और मानसिक दबाव झेला। उन्होंने बताया कि टीम का वातावरण पिछले कुछ वर्षों से बिगड़ता गया, जिसके चलते उन्होंने क्रिकेट से दूरी बना ली। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन सभी आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बताते हुए खारिज कर दिया और कप्तान का बचाव किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है टेक्नोलॉजी जगत से, जहां गूगल ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि प्रोजेक्ट सनकैचर के तहत लो अर्थ ऑर्बिट में सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें ट्रिलियम जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी TPU का रेडिएशन वातावरण में सफल टेस्ट हुआ। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सूर्य की रोशनी से संचालित AI कंप्यूटिंग सिस्टम तैयार करना है। गूगल का लक्ष्य 2027 तक अपने 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करना है, जिससे AI सिस्टम को पर्यावरण हितैषी ऊर्जा से संचालित किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात करते हैं पाकिस्तान की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों की। भारत और तालिबान दोनों से तनाव ने पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि 4 मोर्चों पर युद्ध जैसे हालात में धकेल दिया है। अफगान तालिबान से रिश्ते बिगड़ने के बाद पाकिस्तान की 8000 किलोमीटर लंबी सीमा असुरक्षित हो गई है। पूर्वी मोर्चे पर भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में अरब सागर और भीतर बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की आग, ये सब पाकिस्तान के लिए भारी सिरदर्द बन चुके हैं। बौखलाए पाकिस्तानी नेता बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ता जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, जो भारतीय रेलवे की नई मोबाइल ऐप रेल1 से जुड़ी हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यह ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब आरक्षित और अनारक्षित टिकट एक ही प्लेटफॉर्म पर बुक किए जा सकेंगे। यात्री IRCTC या UTS ONE मोबाइल की लॉगिन जानकारी से रेल1 पर टिकट बुक कर सकते हैं। खास बात यह है कि R वॉलेट से टिकट खरीदने पर 3% की छूट भी मिलेगी। इस ऐप में PNR स्टेटस, ट्रेन की लाइव लोकेशन, ई कैटरिंग, कुली सेवा और शिकायत निवारण जैसी कई सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी।